नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि अपन जानते हैं कि लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर था वो था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। उसका लगभग रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, जितने भी टॉपिक्स बचे हैं 1 2 3 जितने भी हैं वो सब अभी फिनिश हो जाएंगे आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हमारे चैप्टर पर, जिसका नाम था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये हमारा चैप्टर है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। क्या है चुंबकीय शैथिल्य वक्र, यानी कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। एग्जाम में ये पूरा भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन निकल के आती है। इसका वक्र भी पूछा जा सकता है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि बीएच वक्र बनाइए, या चुंबकीय शैथिल्य वक्र बनाइए, या चुंबकीय शैथिल्य आरेख बनाइए। इसमें अलग अलग कुछ परिभाषाएं आती है, उनके बारे में वो अपन से डायरेक्ट पूछ सकता है। और यदि मेजर क्वेश्चन आया तो इसका वर्णन पूछ सकता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व इन डिटेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपन अपने इस टॉपिक पर, जिसमें मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये एक परिनालिका है। ये क्या है, एक परिनालिका है जिससे जुड़ी हुई है बैटरी। यहाँ लगा हुआ है एमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस ये माइनस, ये धारा की दिशा, ये कुछ इस तरीके से इसमें धारा बह रही है। ये एमीटर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि जिस वक्र का नाम मैंने लिखा है वो होता क्या है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके का वक्र हमें प्राप्त होता है। इसी वक्र को बोलते हैं बीएच वक्र, यानी कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस वक्र या चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ये है बी चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। और ये है एच, यानी कि चुंबकीय तीव्रता, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको यहां से ड्रॉ कर दिया। ये 0, ये ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये एक्स मान लो, ये वाई डायरेक्शन मान लो आप। तो इस तरीके का जो वक्र होता है, कुछ ऐसा वक्र होता है जिसे बोलते हैं चुंबकीय शैथिल्य वक्र। अब होता क्या है ये कैसे हमें प्राप्त होता है, तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय तीव्रता के साथ परिवर्तन वक्र को ही चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं, या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस वक्र कहा जाता है। यह एक बंद वक्र होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह एक बंद वक्र होता है और इसको बी एच वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बी एच वक्र भी कहते हैं। एक और परिभाषा में यदि आपको बताऊं इसकी, तो यूं कह सकते हैं अपन, या आप लिख भी सकते हैं इसे, कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के बीच में खींचे गए वक्र को ही चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करूं ये प्राप्त कैसे होता है, तो मैं आगे चलता हूं। चुंबकीय शैथिल्य वक्र प्राप्त करने के लिए कोई लोह चुंबकीय पदार्थ लेते हैं जो प्रारंभ में पूरी तरीके से विचुंबकित होता है, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण उपस्थित नहीं होता है। तो इस वक्र को प्राप्त करने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि कॉपर हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल, फेरस, इनको लिया जाता है। ये सब प्रारंभ में क्या होते हैं? विचुंबकित होते हैं। फिर इन पदार्थों को एक परिनालिका के अंदर
रख दिया जाता है, उस परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस परिनालिका में क्या है, धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे इस परिनालिका के अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगी, और इस परिनालिका के अंदर रखा हुआ चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकित होने लग जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी यदि लो चुंबकीय पदार्थ है, यदि वो विचुंबकित है, यानी कि उसमें चुंबकन का गुण उपस्थित नहीं है, तो उसे यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे अपन, तो वो क्या होने लग जाएगा, चुंबकित होने लग जाएगा। अब जो स्टार्टिंग में चुंबकन बढ़ता है वो हमें कर्व ओ ए बी के रूप में प्राप्त होता है। स्टार्टिंग में पदार्थ में क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। ये चुंबकीय तीव्रता का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, यानी कि पदार्थ में चुंबकन का मान भी बढ़ता है, जो हमें कर्व ओ ए बी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आया यहां तक समझ में। अब यदि b का मान और अधिक बढ़ाया जाए, मैं बात करूं इस b के बाद भी यदि h का मान बढ़ाया जाए तो b का मान नहीं बढ़ता है। इस पॉइंट b के बाद यदि इस h का मान बढ़ाया जाए तो b का मान नहीं बढ़ता है। इस अवस्था को चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था कहते हैं। याद रखना, ये छोटा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था, यानी कि मैग्नेटिक सेचुरेशन। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन, यानी कि चुंबकीय तीव्रता H का वह मान जिसके पश्चात यदि B का मान बढ़ाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ता है, उस अवस्था को चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि H का मान, जो ये H है, H का मान घटाकर शून्य कर देते हैं। इस H का जो मान है वो घटाकर क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, जो हमें कर्व BC के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, BC के रूप में प्राप्त होता है। इस पर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चुंबकीय तीव्रता का मान तो 0 हो गया यहाँ पर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान शेष रह जाता है, OC मान शेष रह जाता है। कितना मान शेष रह जाता है, OC मान शेष रह जाता है। अतः हमें यह दर्शाता है कि यदि चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य हो जाए तो भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उपस्थित होता है। उस बचे हुए चुंबकत्व को ही अवशेष चुंबकत्व या चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता को रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिटेंटिविटी कहते हैं। ध्यान रखना, दो परिभाषाएं होगी, चुंबकीय संतृप्ति और अवशेष चुंबकत्व। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं कि धारा की दिशा को उल्टा कर देते हैं और उसका मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। धारा की दिशा को उल्टा कर देते हैं और फिर धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। धारा का मान उल्टा होने से चुंबकीय तीव्रता का मान भी क्या है, विपरीत हो जाता है। चुंबकीय तीव्रता का मान भी विपरीत हो जाता है और हमें कर्व CD के रूप में हमें यह प्राप्त होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैंने यदि इसको धारा का मान उल्टा किया और इसको धीरे धीरे बढ़ाया तो हमें कर्व CD प्राप्त हुआ। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया, 0, और OC का कितना मान बचा, यहाँ पर DO मान बचा या OD मान बचा। इस क्षेत्र को कहते हैं निग्रह क्षेत्र या निग्राहिता। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, निग्रह क्षेत्र या निग्राहिता। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोहेर्सिविटी, COERCIVITY। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी डेफिनेशन हो गई, 4 डेफिनेशन हो गई। ये कर्व किसे कहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति किसे कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व किसे कहते हैं, और निग्रह क्षेत्र और निग्राहिता किसे कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। यहां से चल के अपन यहां तक तो आ गए। अब क्या है, चुंबकीय तीव्रता का मान इस तरीके से लगातार विपरीत दिशा में बढ़ता रहता है तो पदार्थ भी विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। यदि धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ेगा तो चुंबकीय तीव्रता भी विपरीत दिशा में होगी और पदार्थ में चुंबकन भी विपरीत दिशा में होने लग जाएगा, यानी कि जो पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ, वो भी विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। तो हमें कर्व DE के रूप में यह प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, DE के रूप में प्राप्त होता है। तो हमें एक बार और कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था प्राप्त होती है। किसकी अवस्था, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था हमें प्राप्त होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वापस
मैं क्या करता हूं कि ये जो इस कर्व को मतलब h का मान जो है वो वापस में 0 कर देता हूं। h का मान वापस मैंने घटा के कितना कर दिया, 0 कर दिया। जो हमें कर्व किसके रूप में मिलता है, ई एफ के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। मान किसका 0 हुआ, मान 0 हुआ चुंबकीय तीव्रता h का। b का मान 0 नहीं होता है। b का कितना मान शेष रह जाता है, b का OF मान शेष रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व या चुंबकीय धारणशीलता। यानी कि एक बार हमें कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई, दोबारा अवशेष चुंबकत्व व चुंबकीय धारणशीलता की स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वापस h का मान प्रारंभिक दिशा में बढ़ाते हैं तो हमें कर्व FG प्राप्त होता है। कर्व FG प्राप्त होता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान हो गया, 0 हो गया। और H का कितना मान शेष रह जाता है, यहाँ पर OG मान शेष रह जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, निग्रह क्षेत्र या निग्राहिता कहते हैं। इसके बाद वापस यदि G का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन भी बढ़ता है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। इसके बाद यदि मैं H का मान और बढ़ाऊं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने से चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन भी बढ़ता है। जो हमें कर्व किसके रूप में प्राप्त होता है, जो हमें कर्व GB के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, GB के रूप में प्राप्त होता है। और पुनः एक बार हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाती है, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमें कर्व BCDEFGB बंद वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को ही चुंबकीय शैथिल्य वक्र या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व या BH कर्व भी कहते हैं, BH वक्र भी कहते हैं। चुंबकीय शैथिल्य वक्र की सहायता से चुंबकीय पदार्थों के गुणों और व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी इस वक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके चुंबकीय गुणों और चुंबकीय व्यवहार के बारे में जानकारी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इजी ही है, बस अपन को समझते हुए चलना है। अपन को केवल और केवल ये पार्ट कवर करना है, बाकी तो वापस वो कवर रिपीट होता है। स्टार्टिंग में H बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा। B के मान को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था कहते हैं। जहां पर H का मान बढ़ा है तो B का मान नहीं बढ़ता है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, वापस H का मान 0 कर देते हैं जहां B का मान 0 नहीं होता है। इसे बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व या चुंबकीय धारणशीलता। और वापस विपरीत कर देंगे, यदि धारा का मान तो चुंबकन तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा और हमें निग्रह क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद तो वापस सेम वैसा का वैसा ही है। आप इसे एक बार देखें, पढ़ें, समझें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार पुनः हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान कर सकूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये केवल इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक है, जिसका नाम है शैथिल्य ह्रास। क्या है, शैथिल्य ह्रास। इंग्लिश की मैं बात करूं तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस। यानी कि जो शैथिल्य वक्र है उसमें हमें कुछ ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा की हानि होती है। उस हानि को ही शैथिल्य ह्रास या हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान से समझना, जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होता है तो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होता है तो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जब पदार्थ विचुंबकित होता है तो वो ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार विचुंबकन, इस प्रकार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब पदार्थ चुंबकित होता है तो वह जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है तो विचुंबकन के समय वह ऊर्जा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर कि जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ है वो जब चुंबकित होता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, और जब विचुंबकित होता है पदार्थ तो ऊर्जा को लॉस करता है, यानी कि ऊर्जा को मुक्त करता है। तो एक पूर्ण चक्र में चुंबकन के समय ग्रहण की गई ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्ण रूप से
मुक्त नहीं हो पाती है, अर्थात पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए उसे क्या करनी पड़ती है? अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। इस ऊर्जा की हानि को ही शैथिल्यह्रास या हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं यदि बात करूं इसको ऐसे समझाऊं ये कैसे होता है। मैंने किसी पर्सन को 10 रुपए उधार दिए, ठीक है, मैंने उससे अपने 10 रुपए जब मांगे कुछ समय बाद, तो वो देने से आनाकानी करने लगा। फिर मेरे जोर करने पर उसने मुझे केवल और केवल कितने रुपए दिए? 7 रुपए दिए, और 3 रुपए बाद में देने का उसने मेरे को वादा किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ समय बाद मैंने उससे फिर कहा कि मेरे जो 3 रुपए बचे हैं, जो 10 रुपए मैंने तेरे को दिए थे, 7 तो तेने मेरे को दे दिए, 3 रुपए वापस दे। तो वो 3 रुपए देने से वो मना कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको 10 दिए, मिले कितने मुझे? 7। लॉस मेरा कितने का हुआ? 3 रुपए का। तो ऐसे हो रहा है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मुझे उससे अब 3 रुपए लेने हैं, तो मैं किसी तीसरे पर्सन को बुलाऊंगा और मैं उसको 5 रुपए दूंगा, और मैं उसको बोलूंगा कि यार इसने मेरे से 10 रुपए लिए थे, 7 वापस दे दिए, 3 नहीं दे रहा है, तू इससे जोर जबरदस्ती करके या इस पर दबाव बना के मुझे मेरे पैसे वापस दिला। तो ठीक है, वो तीसरा पर्सन जिसको मैंने पैसे दिए थे उसको दबाता है और उससे मेरे 3 रुपए वापस मुझे दिलाता है। तो मुझे टोटल कितने देने? तो कितने पड़े? 10 तो मैंने उसको दिए, 5 मैंने उसको दिए मैंने 15, मेरे पास टोटल आए कितने? केवल और केवल कितने आए? 10 रुपए आए। ठीक है, 7 पहले आ गए और 3 बाद में आए। मेरे को कितना लॉस हो गया? 5 का लॉस हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही होता है कि जितनी ऊर्जा चुंबकीय पदार्थ एक साइकिल में ग्रहण करता है, तो जब वो विचुंबकित होता है तो पूर्ण रूप से ऊर्जा को मुक्त नहीं कर पाता। उसे पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को ही शैथिल्यह्रास कहते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो विद्युत चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक को कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट बात तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? विद्युत घंटी में होता है, टेलीफोन में होता है, डायनेमो में होता है, तार संचार में होता है, और यदि कोई मिश्रण है तो उससे चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से जो स्थायी चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक, इनको जो है वो मेनली किससे बनाया जाता है? स्टील से या मिश्र धातु। स्टील या मिश्र धातु। जो मिश्र धातु कौन सी होती है? एल निको, यानी कि एल्यूमिनियम, निकिल हो सकती है और कोबाल्ट हो सकती है। इनसे इनको बनाया जाता है। और स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? लाउड स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में, अमीटर में, वोल्टमीटर में किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, ये विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को एक समान रूप से लपेटा जाता है और फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से विद्युत चुंबक बनते हैं। स्थायी चुंबक इनसे बनाए जाते हैं। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद जो अपना चैप्टर आएगा अगला, वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। वीडियो समझ में आ रहा है, आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।